नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और एक बार फिर से आप सबका एक और बेहतरीन सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। और कल हमने जो है वो राजस्थान की ऐसी नदियां जो कि अरब सागर में अपना जल लेके जाती है, उनकी हमने चर्चा की, जो कि 17% है। और आज हम चर्चा करेंगे बाकी बची हुई 23% नदियां जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। और फिर एक टॉपिक बचेगा आपका आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो कि 60% है, उनकी चर्चा जो है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की सेशन शुरू करें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ईश्वरलाल मीना, प्रमोद, दिव्या मीना, सरिता, लाधू राम जी, सुनील जी, कुलदीप जी, किरण, संदीप कौर, MS, राजेश गहलोत, हरिराम, कैसे हैं आप? सहनाज जी, आप सबका, समनदीप कौर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ललिता जी, स्वागत आपका, कैसे हैं? लक्ष्मी जी, स्वागत आपका, कैसे हैं? भारती रोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गीता सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वीटी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्षा भटनागर जी, स्वागत आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और चर्चा करते हैं राजस्थान की वे नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ये जो सेशन है वो 15 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 14 सेशन कर चुके हैं और लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा है उसकी PDF आपको मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करते हैं हम एक और नदी की, जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी की आज जो है चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। चंबल नदी को थोड़ा सा मैप पर समझने का प्रयास करें आप। आशा कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा। बाकी PDF जब मिलेगी तो और अच्छे से आपको दिख जाएगा। देखिए, ये चंबल नदी जो है, इसका पूरा जो है वो बहाव क्षेत्र है। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो MP के अंदर होता है। जाना पाव की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत में ही है। और यह है महू जिला है मध्य प्रदेश का। यहां से इसका उद्गम होता है और ये नदी बहती 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 जो है वो राजस्थान में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर, राजस्थान में ये चौरासीगढ़ नामक स्थान पर जो है वो प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ जो है वो कहां पर स्थित है? चौरासीगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इस चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में बहती हुई और मध्य प्रदेश से कहां चली जाती है? कहां बहती है ये? देखो, MP, राजस्थान और UP में चली जाती है। और UP के अंदर ये जो है वो इटावा जिले में यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में जो है वो ये नदी मिल जाती है। पहला क्वेश्चन, इसका उद्गम स्थान कहां पर है? जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ में। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इस नदी का बहाव क्षेत्र है? तो राजस्थान में ये नदी जो है वो कौन कौन से स्थान पे बहती है? पहले तो MP के कौन कौन से जिलों में यह बहती है? तो महू, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। MP के कौन कौन से जिले हैं जिसमें यह नदी बहती है? तो लिख लीजिए, MP के अंदर ये जो है वो महू में उद्गम होता है। महू के बाद मंदसौर, उज्जैन, और रतलाम, इन 4 जिलों के अंदर ये बहती है। कहां पर? MP में, MP के 4 जिलों में।
इसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, प्रवेश करती है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, प्रवेश चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, कोटा में बहती बहती कहां पहुंचती है बताओ, कोटा में बहती बहती ये पहुंचती है बूंदी में, और बूंदी से सवाई माधोपुर, इसके बाद करौली और धौलपुर होते हुए कहां चली जाती है, धौलपुर होते हुए ये जो है वो कहां चली जाती है, यूपी में चली जाती है। और यूपी के कौन से जिले हैं, रिजल्ट तो जारी होगा, हुआ नहीं है अभी बलवंत जी, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको बिल्कुल हमारे इस परिवार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट क्या रहा ये सब बातें आपको जो है बताई जाएगी, उचित माध्यमों से आपको जो है सूचना पहुंचा दी जाएगी। तब तक आप जो है बिल्कुल निष्फिक्र होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद एमपी में चली जाती है और एमपी में केवल ये यूपी में चली जाती है और यूपी में केवल ये इटावा जिले में बहती है। कहां बहती है ये, इटावा जिले में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। तो याद रखना है आपको कि कौन कौन से, एमपी के 4, राजस्थान के 6 और इटावा के 7, टोटल 11 जिलों में ये जो है नदी क्या है, बहती है। अब बात करते हैं राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पर। इस चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने से पहले एमपी के अंदर, पहले एमपी में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध है जो एमपी में बना हुआ है, गांधी सागर बांध है जो एमपी में बना हुआ है। पहले बेसिक समझ लेना है, फिर मैं आपको सारी चीजें जो अभी आपको बता रहा हूं वो सब लिखवा दूंगा। पहले मैप में समझ ले, फिर मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपके नोट्स बन जाएंगे। पहले मैप पर समझ ले, और ये मैप की भी पीडीएफ आपको मिलेगी ही। इसके बाद देखो ये राजस्थान में 84गढ़ में प्रवेश कर जाती है। 84गढ़ के अंदर प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर ये राणा प्रताप सागर बांध बनाती है। कौन सा बांध बनाती है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। इसके बाद जो है ये राणा प्रताप सागर बांध बनाने के बाद क्या करती है, जवाहर सागर बांध बनाती है। कौन सा बांध, नेक्स्ट जो बांध बनाती है देखो 3 नंबर बांध है वो यहां बनता है आपका, ये 2 नंबर बांध है, 3 नंबर बांध जवाहर सागर। थोड़ा सा दिखने में बाद में ऐसे गोल हो जाएगा लेकिन एक बार समझ लो। फिर इसके ऊपर जो है कोटा में कोटा बैराज बना हुआ है, कोटा बैराज। इसके बाद जो है वो इसका एक त्रिवेणी संगम आता है। कौन सा आता है, त्रिवेणी संगम, जिसके अंदर ये जो है वो यहां रामेश्वर में, कहां पर, यहां देखिएगा रामेश्वर नामक स्थान है, सवाई माधोपुर में, रामेश्वर सवाई माधोपुर। इसमें इस दिशा से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, सीप नदी है, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, बनास नदी है, और ये जो नदी है वो चंबल नदी है। तो राजस्थान के किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बना है, तो सीप नदी पूर्व की ओर से, पश्चिम की ओर से बनास नदी और चंबल नदी, तीनों जो है वो रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में मिलते हैं और यहां पर इनका त्रिवेणी संगम जो है वो बनता है। और इसके बाद ये जो है वो आगे बहते बहते
त्रिवेणी संगम बन गया यहाँ पर। इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, करौली धौलपुर में चली जाती है। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदी की। तो सबसे बड़ी जो पश्चिम की ओर से इसमें मिलने वाली नदी है वो तो सबसे बड़ी नदी है बनास नदी, सहायक नदी है पश्चिम की ओर से। एक और नदी मिलती है पश्चिम की ओर से, मेज नदी। कौन सी? मेज नदी। कहां से? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से मेज नदी। तो पश्चिम की ओर से मिलने वाली दो नदियां हैं, कौन कौन सी है? एक तो बनास नदी और एक मेज नदी। बनास और मेज नदी जो है वो पश्चिम की ओर से मिलती है। और पूर्व की ओर से इसमें जो है वो कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो एक तो नदी मिलती है इसके अंदर ये आपकी काली सिंध नदियां, ये देखिएगा काली सिंध नदी मिलती है। और दूसरी नदी मिलती है इसमें पार्वती नदी, जो कि पालिया नामक स्थान कोटा में मिलती है। तीसरी नदी जो है वो आपकी सीप नदी मिलती है। इस प्रकार से जो है इस पे बहुत सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इस मैप को जब आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में कुछ चीजें जो कि आपको पेपर में याद रखनी ही है। तो लिखिए चंबल नदी, चंबल नदी लिख दिया आपने। अब इसके अंदर लिखिए आप चंबल नदी का, चंबल नदी का जो उद्गम है आप सब जानते हैं जाना पाव की पहाड़ियों से होता है ना? कहां से होता है उद्गम? जाना पाव की पहाड़ियों से। जाना पाव की पहाड़ी कौन सा जिला है? जिला कौन सा है बताओ? जिला कौन सा है? पर्वत कौन सा है? पहाड़ियां हो गई, पर्वत कौन सा है? ये पर्वत कौन सा है बताओ? देखिए पर्वत पूछे तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत है और उसकी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वैसे ही जाना पाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू एमपी, महू एमपी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। संगम कहां होता है इसका? संगम इसका होता है इटावा यूपी, यमुना नदी में, यमुना नदी में, यमुना नदी में ये मिल जाती है। और फिर ये यमुना नदी आके चलकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी में जो है वो मिल जाती है। तीसरा लिखो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। और इस 1051 में से राजस्थान में ये बहती है 322 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी कहां कहां पर ये बहती है, तो लिख लीजिए अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र में क्या आएगा इसमें? क्योंकि ये 3 राज्यों में बहती है तो तीनों राज्यों में लिख लीजिए। एमपी से शुरुआत होती है, एमपी के 4 जिले हो गए। कौन कौन से जिले हो गए एमपी के? महू, उज्जैन, रतलाम, महू, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, 4 जिले। राजस्थान के कितने जिले हो गए? राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, धौलपुर। इसके बाद ये यूपी में चली जाती है और यूपी का मात्र एक जिला है इटावा,
बस ये इसके 11 जिले जो हो गए, क्या हो गए, बहाव क्षेत्र हो गए। क्या हो गए, बहाव क्षेत्र हो गए राजस्थान में। राजस्थान के 6 जिले, यूपी का 1 जिला और एमपी के एमपी के 4 जिले। लिखिए, चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ नामक चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 नामक स्थान पर होता है। जो मैंने अब तक आपको बोल के बताया था वो सारी बातें आपको लिखवा रहा हूं। इसके बाद आपको ये नदी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं रहेगी। इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया आपने। यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहां तक आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, इसकी सहायक नदियां, क्या लिखेंगे आप, सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियां। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, बहुत सारी नदियां हैं सहायक, इसलिए ट्रिक से याद कर सकते हो आप कि घर में जो है वो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है और पिताजी को गुस्सा आ जाता है और पिताजी ने जो है वो गुस्से में किसी को पीट दिया, तो उनका जो बेटा है घर पे, छोटा बेटा या बेटी है, वो माँ से शिकायत कर रहा है कि माँ, गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। ठीक से नहीं दिख रहा है एमएस, आप अपने वीडियो का थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दीजिए, क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 720 पिक्सल कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। और जो चीज नहीं दिखेगी वो आपको पीडीएफ में दिख जाएगी। फिर क्या हुआ, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति बेचारा लाचार मासूम बेचारा अपनी पत्नी के सामने तो गुस्सा जाहिर नहीं कर पाया। घर में एक कपड़े का घोड़ा बना हुआ था, बच्चों के खेलने का कपड़े का घोड़ा बना हुआ था। पिता ने जाकर अपना गुस्सा अपने बेटे के खिलौने, जो कि घोड़ा नामक खिलौना था, उस पे उतारा। फिर से समझना, पति बेचारा मासूम लाचार पत्नी से झगड़ा करने के बाद अपना गुस्सा उतारता है अपने बेटे के घोड़े पर, जो कि कपड़े का खिलौना है, और उसने क्या किया, घोड़े को ऐसे पीट दिया कि ben तो मैं की कौन के तन्ना पीटूंगा घोड़ा। और एक ट्रिक बनी यहां से कि मां को कह रहा है बेटा कि मां, गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। लिखो, मां, लिखो, मां, गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े को बार बार मारा, बार बार मारा। ठीक है, बार बार चाकू से मारा, बार बार चाकू से मारा कर दो, चाकू से मारा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं इस ट्रिक को, हालांकि आपकी पहले भी पढ़ी हुई होगी ये ट्रिक। तो देखिएगा, मां से आ जाएगी मांगली नदी, मां से कौन सी नदी आ जाएगी, मां से बनेगी मांगली नदी।
ये सहायक नदी है। गैस से जो नदी बनेगी वो कौन सी बनेगी? गैस से जो नदी बनेगी वो बनेगी आपकी गुंजाली नदी। कौन सी नदी बनेगी? गुंजाली नदी। गुंजाली नदी बनेगी। इसके बाद आपकी जो नदी आएगी वो आएगी मेज। मै से बनेगी मेज नदी। मेज नदी कहां से आती है? भीलवाड़ा से आती है, याद रखना मेज नदी। पै से जो नदी बनेगी वो कौन सी बनेगी? पार्वती नदी। पार्वती नदी, पार्वती नदी, ठीक है। और ने से बनेगी आपकी निवाज या निवाज नदी। निवाज या नेवाज, क्या लिख दिया मैंने? नेवाज या निवाज नदी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आ से बनेगी आहू नदी। आहू नदी। इसके बाद आएगी आपकी का से काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। और घ से बनेगी घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। और घोड़े पर, और इस पै से बनेगी आपकी परवन नदी। परवन नदी, ठीक है, परवन नदी। और बार बार से बनेगी बनास और ब्राह्मणी नदी। बनास ब्राह्मणी नदी। और चै से कौन सी नदी बनेगी? चै से बनेगी, चै से कौन सी नदी बनेगी? चाणक, चाणक नदी। चाणक, चाकण, चाकण, सॉरी, चाकण, चाकण नदी। और कू से कौन सी नदी बनेगी? कू से बनेगी कुरान, कुराल नदी। कुराल, कुराल नदी। और सै से सई नदी। सै से सई नदी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये बन गई आपकी इसकी सहायक नदियां। आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ये सहायक नदियों का क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक आया समझ में आपको? यहां तक लिख लिया आपने? अब लिखिए इसमें आप कि सामेल जी नामक स्थान है एक गागरोन झालावाड़ में। यहां पर जो है वो आहू और काली सिंध नदी का संगम है, जिसे सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामेला। झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदी के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहू और काली सिंध नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो इस स्थान को जो है वो कहा जाता है क्या? सामेला कहा जाता है। और यही गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और इसी सामेला नामक स्थान पर गागरोन
दुर्ग बना है, जो राजस्थान का क्या है, जल दुर्ग का एक जो है वो उदाहरण है, जल दुर्ग का उदाहरण है, जल दुर्ग का उदाहरण है। सीप नदी रह गई, 1 मिनट देख लेते हैं सीप नदी कहाँ रह गई। सैसे सिप है ना, सैसे, इस सै से कर लेते हैं, गुस्से वाले सै से सिप कर दो, सिप, ये लो, रहने किसी को क्यों देंगे भाई, ये लो सीप रह गई, तो आ गई सीप नदी, गुस्से के सै से सिप कर दो, ठीक है, इतना लिखा आपने, इतना लिखा, नेक्स्ट लिखिए। थोड़ा सा मैप पे एक बार फिर से देखो, नदी बनाने का प्रयास करते हैं और एक एक नदी कहां पर मिलती है ये देखते हैं, ठीक है, एक एक नदी कहां पर मिलती है इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक मैप डालता हूं मैं राजस्थान का, ये मैप दिख रहा है आपको अच्छे से, ये लो, इतनी आवश्यकता है हमें, ठीक है, ये मैप तो आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, दिख रहा है ठीक ठाक, ठीक है। ये देखिए ये मैप है, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि पिछले मैप पर आपको नहीं दिखा, इस मैप पर देखिएगा, इस मैप पर अगर आप देखोगे विद्वान साथियों, तो ये है आपका, यहां, यहां से ये नदी जाना पाव की पहाड़ी है एमपी में, और ये नदी यहां से शुरुआत होती है, और यहां ये चित्तौड़गढ़ में ये है 84गढ़, 84गढ़, यहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर यहां पर बहती हुई ये जो है वो कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होते हुए कहां चली जाती है, यहां इटावा, इटावा यूपी, इटावा यूपी के अंदर जो है वो ये यमुना नदी में, यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है, क्या मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। सर क्लास 6 to 10 वन लाइनर पीडीएफ पिन कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, पिन करी हुई है, पहले बहुत बार पिन करी हुई है, सारी चीजें आप टेलीग्राम पे जाके, अगर कोई बच्चे के अंदर पीडीएफ की चाहत है और वो टेलीग्राम पे जाके देखेगा, तो टेलीग्राम पे 2000 पीडीएफ पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 2000 पीडीएफ, राजस्थान की हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की, मनोविज्ञान की, ऐसे करके 2000 के करीब पीडीएफ पड़ी हुई है। अब आपको ढूंढनी तो पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा ना, और बिना मेहनत अगर कोई चीज मिल जाती है तो फिर उसकी इज्जत भी कम हो जाती है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें सहायक नदियों की बात करते हैं कि कौन सी सहायक नदी कहां मिलती है इसमें, तो यहां चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है, यहां चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है जो इसमें मिलती है यहां पर, और इसका नाम क्या है, गुरांज, गुरांज, गुंजाली नदी, सॉरी गुंजाली नदी, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ की नदी है, मैं नाम इधर लिख रहा हूं प्रतापगढ़ में, आप ये मत सोच लेना कि ये प्रतापगढ़ की नदी है, नदी कहां की है ये, नदी ये कहां की है, यही की है चित्तौड़गढ़ की, गुंजाली नदी है ये, ठीक है, गुंजाली नदी,
ठीक है। दूसरी नदी जो है यही चित्तौड़गढ़ से जो है वो मिलती है, इसमें क्या नाम है उसका? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। यहां से आके इसमें मिल जाती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है ये? ब्राह्मणी नदी। इधर राजसमंद से इसमें एक नदी निकलती है, यहां राजसमंद से, और बहते बहते जो है वो ये नदी मिलती है यहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं? बनास नदी कहते हैं। इधर भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है, मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी मिलती है इसमें, मेज या मेजा भी कहते हैं इसको, मेजा। तो इस ओर से, पश्चिम की ओर से कौन सी होगी? ब्राह्मणी, गुंजाली, बनास और मेज, 4 नदी। और ये दिशा वैसे कौन सी हो गई? दिशा कौन सी हो गई? बाईं तरफ हो गई ना। तो बाईं तरफ से 4 नदियां इसमें जो है वो मिलती है, बाईं तरफ से 4 नदियां। फिर दाईं तरफ की बात करते हैं तो काली सिंध नदी मिलती है यहां कोटा में, काली सिंध, काली सिंध नदी मिलती है कोटा में, काली सिंध। और ये बाकी जो परवन है, अब परवन नदी जो है वो काली सिंध की सहायक नदी है, निमाज नदी है वो काली सिंध की सहायक नदी है, आहू नदी जो है वो भी काली सिंध की सहायक नदी है। तो इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नदी है जो पार्वती नदी है, वो सीधे जाके मिलती है यहां पर, पार्वती नदी, पार्वती है ना, पार्वती नदी इसमें मिलती है। एक नदी है कुंचू नदी या कुरान नदी, या कुन्नू, कुन्नू या कुरान, कुन्नू या कुरान नदी है, वो भी इसमें मिलती है। तो इस प्रकार ये इसकी क्या है? सहायक नदियां जो है वो है। त्रिवेणी संगम कहां मिलता है आपका? रामेश्वर घाट। ठीक है, यहां सीप नदी मिलती है, सीप। इधर से चंबल, इधर से बनास, ये रामेश्वर घाट। ठीक है, त्रिवेणी संगम बनता है। तो इस प्रकार आप नदी को समझ सकते हो। अभी तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा नदी का मैप। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 सेकंड रुको आप। त्रिवेणी संगम इसमें यही बनता है, एक ही बनता है त्रिवेणी संगम, यही त्रिवेणी संगम बनता है इसमें। त्रिवेणी संगम ये एक ही बनता है इस नदी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, थोड़ा पहले लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। इसकी विशेषता लिखिए, अब थोड़ी सी डिटेल लिखते हैं। चंबल की विशेषता, चंबल नदी के बारे में डिटेल में लिखिए। अन्य नाम लिखिए, चंबल के अन्य नाम, चंबल के अन्य नाम। प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में इस नदी को जो है वो क्या कहा जाता था? चरणवती कहा जाता था, चरणवती, चर्मवती, प्राचीन समय में इसको कहा जाता था। ये इसका नाम है समय में, इसी नदी को। दूसरा, इस नदी को जो है वो आप कामधेनु नदी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की कामधेनु या कामधेनु नदी। इसको जो है वो 12 मासी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 मासी नदी।
मासी, क्योंकि ये 12 वर्ष तक लगातार बहती रहती है, यानी ये सदावाहिनी नदी है। इस पे त्रिवेणी संगम बना है, एक क्या बना है, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। त्रिवेणी संगम, कौन कौन सी नदियां हैं त्रिवेणी संगम में, कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बना है। रामेश्वर घाट है स्थान का नाम, रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर में। कहां बना है, रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर में। गांव का नाम अगर लिखना चाहो तो पदरा गांव, पदरा गांव में ये घाट जो है वो बना हुआ है, ठीक है, पदरा गांव। इस संगम में जो है वो 3 नदियां बनी हुई है, कौन कौन सी है। एक तो आपकी आती है चंबल नदी, चंबल नदी को बीच में लिखना। बनास, कौन सी, बनास नदी आती है इधर से, और बीच में कौन सी नदी है, चंबल नदी है, और इधर से जो नदी आती है वो क्या आती है, सीप नदी आती है। तो आप लिख सकते हो कि सीप नदी बनास में आकर क्या हो जाती है, या चंबल, बनास नदी चंबल में सिप हो जाती है, बनास नदी चंबल में सिप हो जाती है, और यहीं से क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। इसके बाद इसमें चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चुलिया जलप्रपात, चुलिया जल प्रपात। चूलिया जल प्रपात कहां बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। कहां बना हुआ है ये, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ स्थान, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। और यह कितना ऊंचा है बताओ, कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी पर, चंबल नदी पर 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध नहीं सॉरी, जलप्रपात, जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं कि ये जैसे पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी है, पहाड़ी, और पहाड़ी से नीचे पानी गिरता है ना, ये क्या बनेगा, यहां पर प्रपात बनेगा, झरना। जैसे आप क्या कहते हो, झरना कहते हो, झरना कहते हो ना, झरना, तो वही जलप्रपात कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। इसके बाद आती है एक और जलप्रपात आता है, कुचिकल जलप्रपात। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा है। अगर देश का सबसे ऊंचा पूछे तो आप कौन सा बताओगे, कुचिकल जलप्रपात। नोट लगा के लिखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। और कहां है ये कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, वाराही नदी, वाराही नदी पर, कर्नाटक में वाराही नदी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर ऊंचाई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये।
इसके बाद बात करें तो हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है? चंबल नदी पर। कहां? कोटा में। कहां बना हुआ है ये? कोटा में बना हुआ है, कोटा में। और क्या है इसमें? ये चंबल नदी पर बना है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। कोटा में चंबल नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा, ठीक है, इसकी लंबाई है। और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है ये। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। और लिखो इसमें, सबसे बड़ी नदी यही है चंबल नदी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी नदियां फिर छोटी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस नदी पर कुछ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र भी है, जिसमें घड़ियाल संरक्षण है। घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है इस नदी में। और यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गांगेसूस मछली, गांगेसूस मछली जो है वो कहां पाई जाती है? या डॉल्फिन मछली राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो यह भी चंबल नदी में पाई जाती है। और उदबिलाव कहां पाए जाते हैं? तो ये भी जो है वो इसी नदी पर जो है वो पाए जाते हैं। तो इस नदी में क्या है? संरक्षित जीव। इस नदी में कौन कौन से जीव को संरक्षण दिया है? संरक्षित जीव। नदी में जीव संरक्षण, ऐसे लिख लो, जीव संरक्षण। तो 3 तरीके के जीवों को इन्होंने संरक्षण दिया है। एक तो घड़ियाल, घड़ियाल संरक्षण इसी नदी में है। दूसरा गांगेसूस या डॉल्फिन मछली का पालन किया जाता है इसमें। और तीसरा जो है वो उदबिलाव को संरक्षण देती है ये नदी। और मछली पालन, घड़ियाल पालन, ये सारे काम इसी नदी पर किए जाते हैं, क्योंकि ये एकमात्र नदी है जो 12 नदी है, जो 12 महीने तक क्या करती है? बहती है। अंतरराज्य सीमा पर सबसे लंबी नदी है ये। अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे लंबी नदी। नोट लगा के लिखो, अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो 1051 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें क्या लिखोगे? नेक्स्ट लिखो आप, चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। इस नदी पर सर्वाधिक उत्खात भूमि है और अवनाली का अपर्दन भी सर्वाधिक होता है। चंबल नदी से सर्वाधिक क्या क्या सर्वाधिक होता है चंबल नदी से? तो सर्वाधिक डांग भूमि। चंबल नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है? डांग भूमि है। सर्वाधिक जो है वो उत्खात, स्थलाकृति, और सर्वाधिक जो है वो क्या है? अवनालिका अपर्दन। यानी जल द्वारा मिट्टी का कटाव, अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में स्थित है?
चंबल नदी में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति क्या होती है? जब नदी बहती है तो उसके आसपास की जो जमीन होती है उसमें बड़े बड़े ऐसे कट लग जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृति कहां स्थित है? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किससे होता है? तो चंबल नदी से ही होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। इसमें जो बांध बने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट बात लिख लो, चंबल नदी पर स्थित बांध। चंबल नदी पर स्थित बांध परियोजनाएं। देखिए, इस पे जो बांध परियोजनाएं हैं वो 2 राज्यों की है, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इन सभी योजनाओं में इनकी जो हिस्सेदारी है वो भी कितनी है? 50:50 की हिस्सेदारी है, यानी 50-50% की क्या है? इनकी हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का इन योजनाओं में कितना अंश है? तो 50-50% है। अब देखिए, इसके अंदर 3 चरणों में इनका विकास हुआ। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। 3 चरणों में 4 बांध निर्माण। चरण 3 थे और बांध कितने बने? 4। पहला चरण लिखो, 4 चरण। प्रथम चरण में देखो क्या होता है। प्रथम जो चरण है इसमें क्या होता है? प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज बनता है। गांधी सागर कहां स्थित है? एमपी में स्थित है। कोटा बैराज राजस्थान में। कोटा बैराज राजस्थान। इन दोनों का निर्माण प्रथम चरण में होता है। दूसरे चरण में निर्माण होता है राणा प्रताप सागर का। दूसरा चरण राणा प्रताप सागर बांध। कहां स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। और तीसरे चरण में क्या होता है? जवाहर सागर और कोटा डैम का निर्माण होता है। तीसरा चरण किस किस का निर्माण होता है इसमें? इसमें निर्माण होता है जवाहर सागर का। जवाहर सागर का निर्माण होता है इसमें बांध का। और कोटा डैम का निर्माण होता है। कोटा डैम कोटा में। ये क्या है? इसमें एक तो क्या है? एमपी में है और बाकी क्या है? राजस्थान में है। तो ये 3 चरण और 4 जो है वो बांधों का इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी चंबल नदी होती है पूर्ण। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे कल? बनास नदी पढ़ेंगे। बनास नदी। अब बताओ, आज जो हमने पढ़ा इस सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल नदियों का टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, तो एक साथ ही पीडीएफ दे देंगे आपको। ठीक है, आप बताएं अब आपको क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें से? कमेंट में लिखेंगे आप जो चीज आपको समझ में नहीं आती है। कल संडे है, कल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एवरी संडे क्वेश्चन करेंगे, प्लस एवरी संडे हम ऐसे भी टॉपिक कर सकते हैं जो हम 6 दिन में जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो समझ में नहीं आता है आपको,
हम जो 6 दिन में पढ़ रहे हैं उनमें से अगर कोई बात, हाँ कल लिख कर लेके आएंगे, जो बात आपको समझ में नहीं आती है, जैसे हमने 6 दिन तक कोई टॉपिक पढ़ा, चाहे वो मनोविज्ञान का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे वो भूगोल का हो, या कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करेंगे, हम संडे के दिन वो टॉपिक फिर से रिवाइज करवा देंगे, प्लस उस टॉपिक के क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो कल संडे को हम केवल क्वेश्चन करेंगे और फिर मंडे से दोबारा क्लास जो है शुरू हो जाएगी। सहायक नदियां कुछ डिटेल में, देखिए सहायक नदियां डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल में अब जैसे चंबल पढ़ेंगे तो चंबल को डिटेल में वहां पढ़ेंगे ना हम अलग से, चंबल को पढ़ेंगे, पार्वती को पढ़ेंगे, मेज को पढ़ेंगे, तो हम तो सारी नदियां पढ़ रहे हैं। अगर हम केवल चंबल नदी पढ़ते तो फिर इसकी सारी नदियों को मैं डिटेल में पढ़ा देता, लेकिन चूंकि हम चंबल नदी के बाद बनास पढ़ेंगे, तो जब बनास को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपको यहां पर भी काम तो आएगी ना। तो इस तरीके से एक एक नदी को हम पढ़ रहे हैं तो आपकी सहायक नदियां भी डिटेल में हो जाएगी। तो माही नदी में तो त्रिवेणी संगम बनता ही है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं जिसे। देखो नदी के अकॉर्डिंग चंबल नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर में, माही नदी का त्रिवेणी संगम बनता है, वो माही नदी में बता दिया आपको हमने, माही नदी का माही नदी में बता दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बात